नमस्कार, दैनिक सदाए में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, सबसे पहले कुछ विजुअल बताएंगे कि एक दायित्व वो होता है रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो डीडीसी मेंबर हो, चाहे बीडीसी मेंबर हो, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो सांसद हो। यानी कि ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं आम जनता का दायित्व उनके कंधों पर होता है, क्योंकि जनता ने ही उनको अपने कीमती मत देकर एक रिप्रेजेंटेटिव चुना था, ताकि आने वाले समय में अगर जनता को कोई दुविधा, उनकी समस्या का समाधान हो, कहीं ना कहीं वो कर सके, उनकी मदद कर सकें। बात करें हमारे ग्रामीण क्षेत्र की, बड़े बड़े वायदे तो किए जाते हैं, सालों से देखते आए। बॉर्डर एरिया के लोगों को ये सुविधाएं मिल रही हैं, कनेक्टिविटी हो रही है, बिजली पानी घर घर पहुंच रहा है। पर ग्राउंड लेवल पर जब हम जाते हैं तो देखने को मिलता है ज़ीरो। आज तक उन लोगों को, बाकी तो छोड़िए, कम से कम कनेक्टिविटी भी सही ढंग से नहीं मिली है। आज भी बॉर्डर एरिया के लोग उसी परेशानियों में जूझ रहे हैं। पर सवाल ये है कि डीडीसी मेंबर जब इलेक्शन हुए, जो जीत कर आए, जिनके सर पर सहरा बांधा जीत कर, उन्होंने जब इस मैदान में कूदे हैं, बॉर्डर एरिया की किस तरह से परेशानियां आ रही हैं आज तक, और पहली जो लोग थे, जो पहले एमएलए थे, जो पहले सांसद थे, उन्होंने किस तरह के काम किए हैं, किस तरह की उन्होंने जनता में जाकर उनकी परेशानियों को सुना, उनका हल किया, इसके बारे में भी जानेंगे। और कोई नहीं, तरनजीत सिंह टोनी, जो कि सुचेतगढ़ के डीडीसी मेंबर हैं, क्योंकि आए दिन इनको हम सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं किस तरह से जन जन तक पहुंचते हैं। और आज जो हमने विजुअल बताया, ये जनता दरबार है, ये कहीं और नहीं, इनका घर का जनता दरबार है। यानी कि जनता दरबार तो और भी लोग लगाते हैं, हमने बार बार दिखाया भी कई बार, पर लगाते हैं उसी टाइम जनता दरबार जो ही ख़त्म होता है तो बातें वहीं की रह जाती हैं। पर तरनजीत सिंह टोनी जो है ग्राउंड लेवल पर लोगों तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये हमारी जनता कह रही। इसीलिए आज जनता दरबार भी लगाया, क्योंकि जनता भी उसी के पास जाती जिस पर भरोसा होता है कि आने वाले समय में यह हमारी परेशानियां कहीं ना कहीं सुनने का दम तो रखते हैं, और साथ ही साथ जनता के साथ शाना बशाना खड़े हैं। चलिए तरनजीत सिंह जी से भी बात करते हैं कि आखिर डीडीसी बनने के बाद क्या क्या आप देख रहे हैं, जा रहे हैं ग्राउंड लेवल पर, जनता आज तक किन किन परेशानियों से जूझ रही थी, और आपके डीडीसी बनने के बाद आपने कितना काम किया है, और अभी भी कितनी सुविधाएं उनको मिलना बाकी है, अभी भी लोग वंचित हैं उनसे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। शुक्रिया मेरी बहन रश्मि, आपका और शुभम जी, आपका शुक्रिया, दैनिक शिव टाइम का शुक्रिया कि आप हमारे पास आए और हमारे जो सबसे रिमोट, जो ज़ीरो लाइन के ऊपर, बॉर्डर के पास, पाकिस्तान की बिल्कुल जद के ऊपर जो मेरा इलाका है, आप हमारे इलाके को तवज्जो देते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूँ कि जब से ये चुनाव ख़त्म हुआ है, आप यकीन जानिए कि ये जो आप जनता दरबार देखते हैं, ये मेरा रोज़ का सिलसिला है। रोज़ 11 बजे मैं यहाँ ऑफिस में बैठता हूँ। 11 बजे से लेके घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जो भी लगते हैं, उसके बाद फिर मुझे इलाके में निकलना होता है। इलाके के लोगों की, मेरे की परेशानियां बहुत हैं। देखें, हमने 2 यार्ड स्टिक बना रखे हैं, एक रूरल, एक टाउन एरिया कमेटी, और सिटी लगा लें, म्यूनसिपैलिटी एरिया लगा लें। अब मिसाल देता हूं आपको कि अगर यहाँ ट्रांसफार्मर जलता है तो ऑर्डर है कि 1 घंटे के अंदर रिप्लेस करना है, और अगर मेरे गांव में जल जाता है तो 1 हफ्ता मिनिमम टाइम है। कितना? 1 हफ्ता मिनिमम टाइम है। और जब उनकी बारी आती है तो डिपार्टमेंट बोलेगा पहले कनेक्शन चेक कराओ। मैं बोलता हूं आप इंडस्ट्री को चेक करो, मैं बोलता हूं आप यहाँ शहर के बड़े बड़े शोरूम चेक करो, आप वेव मॉल चेक करो जाके, क्या वहाँ पे जस्टिफिकेशन है आपकी, जितनी इन लोग जो बिल पूरा दे रहे हैं वो। आप गांव का अगर कोई आदमी तरक्की करके एसी लगा गया, उसका एसी नज़र आ रहा है आपको। आपको शहरों की जो चोरी है वो नज़र नहीं आ रही है। वहाँ नहीं पूछोगे आप कि भाई आपको 1 घंटे में रिप्लेसमेंट देनी है, मगर मेरे गाँव का अगर जल जाता है 10-10 दिन से, 15-15 दिन से लोग जो है इसके बाहर हैं, बिजली के बगैर रह रहे हैं। और दूसरा, ज़ीरो लाइन के ऊपर पाकिस्तान बिल्कुल ऐसे ज़ीरो लाइन पे है। हज़ारों एकड़ ज़मीन मेरी तार के आगे है, जो बची है वहाँ पे भी अगर मेरा सही का एक एरिया है, वहाँ पे कोई पानी नहीं पहुँचता सिवाय लिफ्ट इरीगेशन के। यहाँ ट्यूबवेल है आगे लोगों के पास, ट्यूबवेल डिफंक्ट पड़े हैं, लिफ्टें बंद पड़ी हैं, सरकार पैसा नहीं दे रही, सिर्फ प्लान बन रहे हैं और उनके ऊपर एग्जीक्यूशन के लिए पैसा नहीं है।
कौन करेगा? नहरें हैं तो नहरों में पानी नहीं दे रहे। मुझे यही बात आपकी टोकेंगे तरनजीत सिंह जी, जो बड़े बड़े वायदे किए गए थे भाजपा सरकार द्वारा कि किसानों को ये मिल रहा है, किसानों के खाते में पैसे आ रहे हैं, बॉर्डर एरिया के, इसका मतलब क्या कि कहीं ना कहीं झूठ था सारा ये, या आईवॉश था ये झूठ का पलंदा था, झूठ का पलंदा था। इनके वादे सियासी जुमले थे। क्या किसानों की बात करो, क्या नौजवानों की बात करो, उनको रोजगार नहीं, और जिनका है उनका छीन लेंगे ये लोग। और सिर्फ दो आदमियों को खुश करने के लिए, अंबानी और अडानी को खुश करने के लिए ये लोग मेरे किसानों के खिलाफ काले बिल लाए। और जो मेरे बॉर्डर पे रहते हैं उन्होंने भी प्रदर्शन किया था इस बिलों के खिलाफ। लेकिन आज की डेट में मैं बोलता हूँ, किसान के लिए आप बोलते हो आरसपुरा एक आपका पैडी, यहाँ से चावल बड़े अच्छे मिलते हैं, लेकिन इन चावलों के पीछे कितनी कुर्बानियाँ, रश्मि जी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मेरे हर घर में हर किसान के बेटा जो है, बेटी जो है, जब घर का जो है वो मरा है सांप काटने से। क्योंकि पैडी के सीज़न में जब ज़मीन में पानी जाता है, सांप तड़प के बाहर आता है और वो कहीं ना कहीं उस शिकार हो जाता है उसके सांप काटने का। आरएसपुरा में इलाज नहीं है सांप काटने का। क्या वादे करेंगे? और दूसरी, खाद महंगी, बीज महंगा, डीजल आपने कहाँ पहुँचा दिया, पेट्रोल के साथ खड़ा कर दिया। उसके रिजल्ट से सारी कमोडिटीज़ के ऊपर महंगाई आ गई। ये तो लोग वो थे जो 15 रुपये गैस महंगा हो गया था तो स्मृति ईरानी जी ने चूड़ियाँ तोड़ दी थी और फिर चूड़ियों का सेट मनमोहन जी को भेजा था। मैं कह रहा हूँ आज क्यों नहीं भेज रहे हैं मोदी जी को वो चूड़ियों का सेट के? जनाब आप भी पहन के देखो ना जनाब। आज महंगाई है तो हम बोले ना। आज अगर बोलो कि भाई पाकिस्तान में सस्ता है, आप देशद्रोही हो, जाओ पाकिस्तान। अब मैं कह रहा हूँ अब तो नेपाल में सस्ता हो गया। फिर लोग आप देख रहे हो बॉर्डर के ऊपर वीडियो हैं, वहाँ से गैलन उठा के इस तरफ कर रहे हैं। वो कौन करेगा? मेरा किसान इस वक्त जितना बीजेपी ने मारा है, मेरे नौजवानों को जितना बीजेपी ने मारा है, शायद इतिहास में 70 सालों के इतिहास में किसी भी सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार रही तब इतना हाहाकार नहीं मची। लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल जब भी कोई बात करे तो गोदी मीडिया और बाकी इनका जो प्रवक्ता हैं वो हिंदू मुसलमान का नारा लेके आ जाते हैं। भाई हिंदू मुसलमान पहले भी रहते थे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आज की डेट में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। कोई ऐसी बात नहीं हुई। 370 तोड़ने के बाद बोला जम्मू को तरक्कियाँ आ जाएंगी, नौकरियाँ आ जाएंगी, वहाँ इतने बैठे ना फिर कुतर गए। तो नहीं सर, हमने आपको जितना एक्टिव देखा है, क्योंकि हम भी 4-5 साल से लगातार बॉर्डर एरिया के एक क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों की परेशानियां देख रहे हैं। अफसोस ये है ना ही वहाँ कनेक्टिविटी है, ना भी लोगों को प्रॉपर पानी मिल रहा है, ना ही बिजली की सुविधा कोई खास है। और साथ ही साथ इंटरनेट की बात करें, लोग रिचार्ज भी करवाते हैं, बच्चे पढ़ने वाले भी हैं। एक तरफ से कहते हैं ऑनलाइन कोचिंग स्टडी होनी चाहिए, वो बच्चे किस तरह से करते होंगे? मैं इसमें आपसे ये कहूँ कि मेरे इलाके के बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस नहीं चली, बिल्कुल नहीं चली, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट ही नहीं था तो ऑनलाइन कहाँ से चलनी थी। आप मान सकते हो जो बच्चे पढ़ते थे वो रात को छत के ऊपर बैठे थे कि कहीं कनेक्शन आ जाए। तो वो कौन से कनेक्शन आते हैं मैं आपको ये भी बता दूं, जो कटरा से कनेक्शन कोई ऐसा कोई उस सिग्नल का वो कनेक्ट हो जाए, वो वहाँ से, क्योंकि हाइट एंड साइट का वो फार्मूला अप्लाई हो जाता है तो वो वहाँ से कनेक्ट हो जाता है। लेकिन बॉर्डर के ऊपर कनेक्टिविटी नहीं है इंटरनेट की। कहाँ जाएंगे मेरे बच्चे पढ़ने के लिए? स्कूल आपने बंद कर रखे हैं। यहाँ तो आपने वो उनके ऊपर तवज्जो दी होती और मैं कहूँगा कि आपको गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, कम से कम 3 एडिशनल डीसी और बनाएं। यहाँ डीसी रूरल अलग कर दें और डीसी दूसरा अलग कर दें। इतना बाहर है। हालांकि मैं तारीफ़ करूँगा जो हमारा इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्टी कमिश्नर है, ए वंडरफुल पर्सन, अंशुल गुर्ग इज़ डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। लेकिन फिर भी लोड इतना है कि कहीं ना कहीं बाइफर्केशन करनी पड़ेगी। यहाँ उनके साथ एडिशनल डीसी और 3-4 लगा दें। एक डीसी को तो प्रोटोकॉल में रहता है, कोई एयरपोर्ट से आ रहा है तो उसको ला रहा है तो जा रहा है, तो यहाँ कहीं लेक देखने जा रहे हैं या कहीं वैष्णो माता जाना है तो वो देखना, तो आप वो अलग कर दो ना। एक कम से कम डीसी तो फ्री हो जाए। वहाँ पे आप कभी भी जाओ, एडिशनल डीसी कभी कोई कहीं गया हुआ है, कभी कोई प्रदर्शन हो रहा है वो उधर चला गया, कहीं कोई और प्रॉब्लम, तो डीसी वो रखो ना अलग से। आप कम से कम 3 एडिशनल डीसी और चाहिए। मेरे आरएसपुरा को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा चाहिए, अखनूर को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा चाहिए। लेकिन हैरानी ये है कि सरकार सुन नहीं रही है। ये बहरों की सरकार है। ऐसे लगता है अंग्रेज राज कर रहे हैं हमारे पर, कि हमारी सुनवाई नहीं है।
भाई हमें अगर डीडीसी बनाया है तो जनाब आपने डीडीसी और वीडीसी के चेयरमैन से मीटिंग कर ली, तो डीडीसी कहाँ जाएंगे जनाब? आपने अपने उन्हें बीजेपी के चुनिंदा लोगों को बुलाते हैं, जब भी मीटिंग होती है एडमिनिस्ट्रेशन वही उनके 4 चमचे चले गए वहाँ पे, हाँ जी सब कुछ ठीक है, फिर वो असल में हकीकत में ठीक नहीं है सब कुछ। गवर्नर साहब मैं आपको दावत देता हूँ, अपने एडवाइज़रों को हिदायत दें कि सुचेतगढ़ का दौरा करें, आप ही आएँ, आपके साथ बाकी भी आ जाएंगे। अब हमने डीसी साहब से मांग की है कि आने वाले दिनों में वो मेरा दौरा रखेंगे इलाके का, और उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं आपका दौरा करूंगा। डिवकॉम से साहब से रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि मेरा जो तवी का क्षेत्र है, जो मेरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो स्टार्ट होती है खेपड़ से, नड़ी खेपड़ से। नड़ी खेपड़ के पास से जो तवी काटती है ज़मीन, वो काटती वो जाती है हंसूचक अब्दुल्लिया तक। पैसेज ये हो गया, हाँ उससे ये हो गया है कि वो हर साल बाढ़ आती है तो वो मेरा एरिया काटते कम से कम हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है कट चुकी है, तवी में जा चुकी है। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए गैबियन का एक क्रेटिंग लगती है, वो कोई 14-15 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो लगा ही नहीं रहे, क्योंकि चीफ इंजीनियर्स ने पैसा वहाँ खर्चना है जहाँ से माल बचे। तो सर आज आप इतनी सारी लोगों की परेशानियां गिना रहे हैं, बता रहे हैं, तो इसका मतलब आज से पहले क्या हुआ था आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? ये सवाल मैं आज आपको ये बता रहा हूँ कि आज से पहले ये हुआ कि 12 साल बीजेपी का वहाँ पे कुशासन रहा, कुशासन। गढ़ था सर, गढ़ था बीजेपी का, जिस तरह से गढ़ काम के कारण नहीं था। पिछली बार बम बोले हुए, पहली बार तो ये लोग उसके नारा लेके तो वो जीत के आ गए, दूसरी बार मोदी साहब की लहर आ गई, काम का तो पूछा ही किसी ने नहीं। काम की बात तो आज होने लगी है, क्योंकि हम निकले हैं काम करने। होती है कि एक डीडीसी मेंबर होने के नाते इतनी परेशानी आज आपने गिना दी, शायद इससे पहले कभी पता भी हो कि ग्रामीण क्षेत्र या बॉर्डर एरिया के लोगों को। आज की डेट में अगर मैं काम कर रहा हूँ, मैंने अभी आपके सामने फ़ोन किया कि अभी ट्रांसफार्मर मेरा पिंडी में भेजा मैंने, अभी मैंने बोलीचक में भेजा, आज सुबह की बात है, रात को फॉलो कर रहा था, अभी भेजा है वहाँ से, लोगों को इन्फॉर्म किया आपके सामने, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या अब मैंने वो आपके सामने भेज रहा हूँ ना, लेकिन वहाँ पे क्या करेंगे बीजेपी वाले, सांप किसी ने मारा, डंडा लेके ये खड़े होने के हमने मारा। मैं तो इतने मार रहा हूँ, मुझे तो होश ही कोई नहीं है, मैं इतने काम कर रहा हूँ, मुझे इनॉग्रेशन का टाइम नहीं है। क्योंकि एक वीडियो भी तो सर वायरल हुई थी आपकी, वहाँ पे क्या डिस्प्यूट था? वहाँ पे क्या किया बीजेपी ने, एक सरपंच है देवराज, वो अगर कोई गली नाली कर बनाते हैं, सरपंचों का अपना इलाका है, वो गली नाली बनाते हैं तो वो अपने गली नाली का उद्घाटन करें, वो डीडीसी की जगह इनॉग्रेशन करने आ गया। अब आप देखें, डेकोरम है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, कोई प्रोजेक्ट होगा उसको मैंने इनॉग्रेट करना है। मैंने जब आज से 40 साल पहले सड़क बनी नहीं, जो मैंने सड़क का जो क्वेश्चन है जहां आपने इशारा किया है, वो 40 साल तक वो जहां वहां पे किसी ने लुक नहीं डाली, किसी ने कुछ नहीं किया। अब वहां पे गांव में एक नारा लगता है, आ गया भी आ गया, छा गया भी छा गया। लड़के लगा रहे थे नारा कि छा गया भी छा गया, टोनी सिंह छा गया, ऐसे उन्होंने नारा लगाया। तो वो सरपंच बोलते नहीं क्या, कैसे छा गया? फिर वहाँ एक बुजुर्ग ने बोला 40 साल बाद लुक पड़ी है इसलिए छा गया। अब 12 साल बीजेपी का भी राज रहा, आपने क्यों नहीं लुक डाल दी वहाँ पे? यानी आज आप काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मैंने 40 साल बाद लुक डाली। जो सही खुर्द की पंचायत है, शेखसर से जो सड़क जाती है, मैंने जो किसानों के जो फील्ड्स हैं, जिनको हम उनके खेत खलियान बोलते हैं, उन तक बनाई, वो सड़कें बनाई, आइडेंटिफाई करी कि कहाँ लोग रोज ज़्यादा जा रहे हैं। परेशानी फिर सर क्यों? बस परेशानी ये है कि अब काम होता दिख रहा है। हमने यहाँ पे लिखा है कि हम बिकाऊ नहीं, हमारे माथे पे लिखा है हम बिकाऊ नहीं है, ठीक है, वी आर नॉट ऑन सेल। हमने कोई कमीशन नहीं खानी, लेकिन कोई मैंने चोर चकारी होने भी नहीं दी। अब लुक वाले हैं, मैंने वो कोर कटिंग की मशीन मंगवा रखी है। अगर मेरे इलाके में किसी ने लुक खराब डाली है, अब हरिपुर में एक मेरी खराब डाली हुई है किसी ठेकेदार ने, मैंने डिपार्टमेंट को बोल दिया पेमेंट स्टॉप कर दें, और जब तक वो रीलेइंग नहीं होगी तो मैं उसकी ना पेमेंट होने दूंगा और मैं ब्लैक लिस्टिंग करवा दूंगा उन ऐसे लोगों की। फिर अब वो मैं तकलीफ दे उन लोगों के लिए जो चोर बाजारी पहले चलती थी, वो अब चल नहीं रही है। पहले वो मिली भगत थी, कमिश्नर चल रही थी, सड़कें टूट रही थी। आप देखें ना मेरे इलाके की सड़कें अभी बनी है, और वो एक सिग्नेचर एग्रीमेंट साइन होता है कि 3 सालों तक अगर सड़क टूटेगी तो मैं जिम्मेदार हूँ।
जो बनता ही टूट रही है वो 3 साल कहाँ निकालेगी, कितनी बार रिपेयर करेगा। यानी काम ऐसी सब चीजों के ऊपर मैंने आपके काम से अब दिक्कत आ रही है सर, कहीं ना कहीं मैं परेशानी। वो आज की डेट में मैं चकरोई की बात करता हूँ, जहाँ उनका बड़ा गढ़ था, जहाँ से हमने वोट लिया। अभी लगातार 3-4 बार ट्रांसफार्मर मिला और 3-4 बार मैंने भेजा है, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने वर्करों को भेज के फोटो खिंचवाते हैं, वो मंत्री जी ने ट्रांसफार्मर भेज दिया। अरे भाई दम है तो नया काम करके दिखाओ, दम है तो उसको बड़ा करके दिखाओ। मैं बड़ा करने लगा, इन्होंने रुकवा दिया कि जी मेरा एरिया है, रोक दो जी, रोक दो। डिपार्टमेंट को तो मिन्नतें करने लगे। अगर आगे दम है तो काम की बिना पे आगे निकलो। जनता सब आपके आप 12 साल राज था, आप कैबिनेट मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो आपने तब क्यों नहीं काम किया? मैंने आकर काम करना मैंने नहीं कभी किसी के उद्घाटन के, या मेरे वर्करों ने कोई पंगा नहीं डाला, मेरे सरपंचों ने कभी कोई पंगा नहीं डाला। क्या वजह हुई कि आज ये लोग बुखलाहट में आ गए हैं? सिर्फ ये आज बुखलाहट है बीजेपी की, वो परेशान हो गई है मेरे काम करने के तरीके से। दबाने की कोशिश की जा रही है, उनके रब ना दबाए तो बंदों से नहीं दबता, डराने की कोशिश की जा रही है। रब ना डराए तो बंदों से नहीं डरता। पब्लिक है सर, सब जानती है। पब्लिक जो है ये सब जानती है और मेरा रब जानता है। मैं उस रब के भरोसे ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। आज मैं आपको बोल रहा हूँ, देखें कई जगह प्रेशर है, मैं ऑफिसरों को कोस नहीं रहा हूँ, बस जहाँ अच्छे है, गवर्नर साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, उन्होंने अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन दी है। रोज़ वो कोई न, काम करने में मेरा कोई रिश्तेदारी नहीं है लेफ्टिनेंट गवर्नर की, ठीक है जी। उनके साथ एक बुज़ुर्ग की हैसियत से हैं हमारी रियासत में, हम उनको एक बड़ा भाई मान लें, बुज़ुर्गों की जगह रख लें, तो वहाँ हैं। उनके साथ तकरार भी होगी, उनके साथ प्यार भी है। वो प्यार इसलिए है कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी दी है हमें, चाहे वो पुलिस की है। इस वक्त मैं डीजीपी साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन दे रखी है हमें, एक अच्छा एसएसपी दे दिया, अच्छा डीआईजी दे दिया, एक डिवकॉम अच्छा दिया, डीसी अच्छा दिया है। तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात है। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिव है, बात कर रही है, कोई बात करो इमीडिएटली एक्शन करती है, दे स्विंग इनटू एक्शन। मैं कहता हूँ जहाँ ये बात कहते हैं वहाँ अगर कोई कहीं कोई अनदेखी करेगा, वहाँ प्रदर्शन भी करेंगे और जोर से मुखालफत भी करेंगे उनकी गलत किया। साहब एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटियों के साथ जुड़ा सवाल है। आए दिन अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात है, वहाँ पर भी घरेलू हिंसा, घरेलू प्रताड़ना का शिकार हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बहनें, बच्चियाँ हो रही हैं। आपको नहीं लगता, क्योंकि कई बार हमने ग्राउंड लेवल पर जाके था, कुछ दिन पहले एक स्टोरी की थी, बुरी तरह से बर्बरता से हमारी एक बहन को पीटा गया था, पर अफसोस ये जब वो थाने पर जाती है उनकी बात नहीं सुनी जाती, उनको भेजा जाता है वुमेन सेल। कई लोगों को, कई बहनों को तो वुमेन सेल का रास्ता भी नहीं पता है। तो क्या कहते हैं इसके बारे में, किस तरह के कदम उठाने चाहिए ताकि महिलाओं को सुविधा, अगर कोई सुरक्षा की बात करें वहीं पर मिले, जाकि सुचेतगढ़ या आरसपुरा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस तरह के कदम उठाने चाहिए? मैं सबसे पहले इसमें डीजीपी साहब से एक दरख्वास्त करूँगा कि डीजीपी साहब वर्कलोड इतना है, आप किसी को भी बदल के लगा लें वहाँ पे। एसएचओ जो अभी भी लगी है वो भी एक अच्छी लड़की लगी है और हमें कोई वो नहीं है, वो मेहनत कर रही है, लेकिन रश इतना है, वर्कलोड बड़ा है, वर्कलोड इतना है कि जनाब अगर आप कभी आके देखें तो आपको किसी थाने में, जम्मू सूबे के किसी थाने में इतना रश नज़र नहीं आएगा जितना वुमेन सेल जम्मू में नज़र आएगा। आपको इसके 2 बाइफरकेट कर देने चाहिए कि रूरल का अलग कर दें और सिटी का अलग कर दें, क्योंकि बच्चों में आज की डेट में ना, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं, उनमें ना सहनशीलता नहीं रही है और उसके कारण जो है टकरार हो रहे हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर। और मैं आपको ये कहूं कि हैरानी की बात यह है कि लोग घर तोड़ने के लिए 1 सेकंड में तैयार हो जाते हैं। 2 तलाक दी, 2 तलाक दी। हमें तलाक नहीं, हमें जोड़ना है, बच्चे हैं हमारे, हमें उनको समझाना है। मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं और मैं यही कोशिश करता हूँ कि सिर जुड़ जाए इनके, सिर जुड़ जाए इनके। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आज की डेट में मैं डीजीपी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ पे 2 विमेन सेल क्रिएट किए जाएं, एक रूरल और एक सिटी के लिए। दूसरी बात यह है कि जनाब आप एक और पुलिस को हिदायत दें, उसमें यह है कि अगर किसी ने किसी को मारा है तो आप उसको सिर्फ वुमेन सेल ही मतलब डायरेक्ट करें। जो मारने वाला मसला है वो थाने में रजिस्टर होना चाहिए कि इसने मारा क्यों। वुमेन सेल का मसला है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के ऊपर, तो आप उसको मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट तक की जहां बात है वो वहां चला जाएगा, लेकिन जो मार पिटाई है उसका पर्चा थानों में दर्ज होना चाहिए।
यही कहूँगा। चलिए टोनी जी, आने वाले समय में क्या कहते हैं, जनता की जो उम्मीदें लगाई हैं, जनता आपको समर्थन भी दे रही है। जनता के लिए खासकर सुचेतगढ़ आरसपुरा की बात करें, एक मसीहा बनकर आए हैं, क्योंकि आज तक वो काम नहीं हुए जो अब हो रहे हैं, वो दिख भी रहा है। तभी तो परेशानियां हो रही है, जिन्होंने नहीं आज तक काम की। ये बड़ी बात है कि परेशानी तो होगी, और काम करने वालों की बुराइयां भी की जाती है और बात भी उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, ये भी एक बात है। तो क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में तरनजीत सिंह टोनी अपनी सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी पर आरसपुरा को वो तस्वीर दे पाएंगे जिसका शायद वहाँ के लोगों ने एक सपना देखा होगा? मैं अपने लोगों से ये कहूँगा, आप भरोसा रखना, मेरे काम की रफ्तार ना आस्ता होगी, दिन ब दिन तेज़ होगी। मेरे काम में मुझ पे भरोसा अगर आपने किया, आप भरोसा जारी रखना, और आने वाले चुनावों में भी हम आएंगे, हम जो असेंबली चुनाव है वो भी लड़ेंगे। आप भरोसा रखना, जिस तरह अभी यकीन बनाया वही बनाए रखना। मैं उतना ताकतवर नहीं हूँ, मेरे पास उतने गुंडे बदमाश नहीं है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, और मैं एक मध्यम वर्ग के परिवार से आता हूँ। मेरे पास उतना पैसा नहीं हो सकता, मैं वो पैसा शायद आप लोगों के साथ नहीं बांट सकूं। मैं आपका दुख दर्द बांट सकता हूं और उसका हल निकाल सकता हूं। आज आपको मेरे इलाके के लोगों के, आप कहीं भी रैंडमली जाके पता करें, कोई भी शोभा उठा के पता करें, मैंने सभी डिपार्टमेंट्स को हिलाया है और साथ में चलाया है। अगर आप बोलेंगे फ़ोन करके काम हो जाता है, नहीं होता है, मुझे साथ चलना पड़ता है। मैं पूरी दिन, मैंने नहर का अगर बीड़ा उठाया सफाई का, तो पूरा दिन सवेरे 11 बजे शुरू किया, शाम को 4:30-5 बजे तक सारे ऑफिसर भी साथ थे, और मौके पे वहीं पे वो सफाई करवाई जो वो मैंने देख के गया था। ये नहीं बोला कि पीछे से साफ़ कर देना, और उनको बोला कि वीडियो बना के मुझे भेजो कि ये साफ़ हो गया। तो इस तरह के काम, एक क्रांति तो लाई है, और ये क्रांति रुकेगी नहीं। मैं अपने क्षेत्र को एक ऐसा मिसाल पैदा कर दूंगा कि प्रधानमंत्री भी आके बोलेगा कि ये जम्मू की बेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी। क्या बात है, सब धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ तरनजीत सिंह टोनी, डीडीसी सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी ने वो कर दिखाया। शायद बरसों से हमारे जो बॉर्डर के एरिया, हमारे जो लोग हैं, इस उम्मीद थे कि शायद कोई मसीहा आएगा और इनकी परेशानियों का समाधान है। पर ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने वो कर दिखाने की कोशिश की और हिम्मत भी रखते हैं, और इन्होंने जनता से, खास करके जो बॉर्डर एरिया की जनता, उनसे ये निवेदन किया, जिस तरह से पहले विश्वास जताया, आज भी और आगे आने वाले समय में भी विश्वास जता कर रखे, क्योंकि इन्होंने साफ कहा कि हम रब से डरते हैं और काम अपना करने में बिल्कुल भी कतई अपनी जनता के साथ शाना बचाना चलते रहे, और डरेंगे नहीं, निडरता से। और जब भी आपने देखा है, बड़ी ही बेबाकी से ये बोले हैं, चाहे कुछ भी हो। परेशानियां तो उनको होगी जनाब, जिन्होंने आज तक काम नहीं किया, तो परेशानियां होती रही। जिन्होंने काम करना, हम जनता के लिए, जनता का सेवा करनी, वो तो करते रहेंगे। और जिस तरह से आप जानते हैं, हम भी बार बार जो कि बॉर्डर एरिया में जाते भी, लोग हमें बुलाते भी, हम अपनी जनता से भी ये निवेदन करते हैं, अगर आपको हमारी कहीं मदद पड़ती है, किसी बहन को, किसी बेटी को, किसी भाई को, या हमारी बॉर्डर एरिया की जनता को किसी तरह की भी अगर कोई दुविधा परेशानी हो, आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। हमसे जो हो पड़ेगा, हम अपनी जनता के साथ खड़े हैं। पर ज़रूरी ये है कि अगर जनता ने किसी को रिप्रेजेंटेटिव बनाकर, अपना प्रतिनिधि चुनकर सामने लाया, कम से कम उसका विश्वास तो ना तोड़िए, क्योंकि ये वो लोग हैं आज भी आंखें बिछाए हैं। इतने सालों से इन लोगों ने वो चीज़ें सही हैं, सरकारें आई गई, बड़े बड़े वायदे भी किए गए कि अब कनेक्टिविटी होगी, सड़कें होंगी, घर घर बिजली होगी, एजुकेशन होगी। अब स्कूलों की हालात देखिए, हमने बताया भी था कितनी बार कि बस से बदतर हालात हैं, यानी कि माता पिता बच्चे भी भेजने से डरते हैं, किसी टाइम भी वो बिल्डिंग गिर सकती है। अगर जब तक पढ़ाई का, यानी कि एजुकेशन का, शिक्षा का स्तर ऊँचा नहीं होगा, जब तक मेडिकल सुविधा हमारे बॉर्डर के एरिए लोगों को नहीं मिलेगी, तब तक हम नहीं मानते कि किसी ने आज तक ऐसा कोई काम किया होगा। चलिए जानते, हम ये कहेंगे, टोनी जी से उम्मीद रखते हैं कि हमारे बॉर्डर के जो एरिया है, बॉर्डर के जो लोग हैं, कम से कम उनको मेडिकल सुविधा और कम से कम एजुकेशन की जो सुविधा, उसका स्तर जो कम से कम थोड़ा ऊंचा हो, ताकि आने वाले समय में हमारी जनता ने, जिनने एक उम्मीद लगाई थी, उस उम्मीद पर खड़े होते। चलिए देखते हैं, जनता का फैसला सर्वोपरि है, जनता का हर फैसला हमारे सर माथे पर। देखते हैं जनता आने वाले समय में किसके सर पर अपनी कामयाबी की, यानी कि उस पर सहरा, जीत का सहरा बांधती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।